और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर पूरे देश पर जिसकी नजर थी, क्या होगा मुंबई का। तो मुंबई में देवेंद्र राज, बीएमसी में देवेंद्र राज और मुंबई की किंग बीजेपी बनी है। और आज ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होली भी मना ली है नतीजे आने के साथ। अब देखिए, न सिर्फ होली, बीजेपी ने दिवाली भी मना ली। होली दिवाली सब साथ इस जीत के बाद, क्योंकि इस जीत का सालों और दशकों से इंतजार था। दूसरी तरफ दिवाली के साथ साथ एक और तस्वीर। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने फोन लगाया, जीत के बाद किसे बधाई दी है देखिए। फोन लगाकर महाराज बीजेपी अध्यक्ष को बधाई दी। अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहात सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून। बीजेपी के अध्यक्ष को बधाई दी देवेंद्र फडणवीस ने। दूसरी तरफ देखिए जरा, उसके बाद ढोल नगाड़े बज रहे थे मुंबई की सड़कों पर, चौराहों पर। पूरे महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर आ रही थी। और दूसरी तरफ देखिए जरा, उद्धव ठाकरे के खेमे में भी जश्न था। बेशक चुनाव हार गए हो, लेकिन बहुत से ऐसे पार्षद थे जो चुनाव जीते हैं, वो जश्न मना रहे थे। उद्धव खेमे में जो जश्न था उसका मजाक उड़ा रहे थे नीतीश राणे। नीतीश राणे ने यह वीडियो डाला है सिर्फ हंसते हुए।
नितेश राणे अपने अंदाज में खिंचाई कर रहे थे। दूसरी तरफ कंगना रनौत के घर पर, ऑफिस पर बुलडोजर चला था उस दौर में, बीएमसी का बुलडोजर। कंगना ने क्या कहा, सुनिए। क्या लगता है उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। और इस सियासी लड़ाई और खींचतान के दूसरी तरफ रामदास अठावले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने के लिए। उनसे मिले, गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें मुबारकबाद दी। तस्वीर की जिसका इंतजार पूरी मुंबई और महाराष्ट्र कर रही, वो तस्वीर थी देवेंद्र फडणवीस जब उनका काफिला पहुंचा बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी ऑफिस मुंबई में। यह मुख्यमंत्री का काफिला था। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जब अंदर पहुंचे तो कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था बीजेपी दफ्तर। देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई, कार्यकर्ताओं के बीच थे और क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव भी कहते हैं और उनके लिए बड़ी जीत है। उसमें उनका पत्नी का भी बड़ा साथ मिला। एनडीटीवी के साथ बातचीत की तो उन्होंने कृष्ण भजन गुनगुनाया जीत पर। उदरं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं गए। जय श्री राम और आई लव महादेव की विचार की सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है।
वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। महाराष्ट्र में देवाभाव की आंधी ऐसी चली कि ठाकरे का किला ध्वस्त हो गया। मुंबई से लेकर पुणे और नासिक तक देवेंद्र ने दम दिखाया और 29 में से 20 से ज्यादा जगहों पर भगवा परचम लहराया। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। बीएमसी की जिस सत्ता पर 30 साल से उद्धव सेना का कब्जा था, देश के उस सबसे अमीर नगर निगम के किंग अब देवाभाव बनने वाले हैं और उद्धव से लेकर राज ठाकरे के खेमे में सन्नाटा और उदासी छाई है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए फडणवीस चाणक्य भी बन गए और चंद्रगुप्त भी, यानी चुनाव की रणनीति भी बनाई और जीतने के लिए जमीन पर भी पूरा जोर लगा दिया और अब नतीजे आने लगे। हर तरफ देवेंद्र का ही दबदबा दिखने लगा। अब आइए, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने रखता हूं कि आखिर कौन कितनी सीटों पर है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। जिस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, मेयर की कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी। देखिए जरा, कुल 227 सीटें हैं मुंबई की बीएमसी में। 114 जीतने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी को मिली है 86 और शिंदे सेना को मिली है 26। ये मिलाकर आसानी से वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं लगभग। और शिवसेना उद्धव को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली हैं, यानी राज ठाकरे के खाते में सिर्फ 6 आई हैं। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं और एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं। और यानी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है ये। आसानी से कुछ पार्षद और मिल सकते हैं जो निर्दलीय भी हैं, या अभी रुझान आ रहे हैं जो सीटों में कन्वर्ट होंगे, उससे भी ये बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। अब देखिए जरा, बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा मायने रखती है, वो जो अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, उत्तर प्रदेश में देखिए जश्न मन रहा था। उत्तर प्रदेश में ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिठाई खिलाई जा रही थी। सिर्फ यूपी, देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर की तस्वीर सामने आई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और जीत के मायने देखने हैं तो आपको गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में भी जश्न मन रहा था बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत पर। गांधीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा, कहां कितने वार्ड पर कौन जीता है। ये मैराथन रेस थी दरअसल। कुल वार्ड की संख्या थी 2800
2869, 2869, 2869 वार्ड में देखिए देवेंद्र फडणवीस मैराथन में सबसे आगे। 2869 में 1418 बीजेपी ने जीत ली। दूसरे नंबर पर देखिए कौन रहे, एकनाथ शिंदे 361, लेकिन गैप देखिए जरा, 1418 बीजेपी, उसके बाद शिंदे दूसरे नंबर पर 361, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही 312, उसके बाद देखिए उद्धव ठाकरे चौथे नंबर पर 165, अजित पवार पांचवें नंबर पर 159, उसके अलावा देखिए अन्य के खाते में 224 है। शरद पवार की पार्टी को 29, कुल पूरे महाराष्ट्र के सभी वार्ड्स में से शरद पवार को 29, राज ठाकरे को 18 और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी को भी पूरे महाराष्ट्र में जो वार्ड्स हैं उसमें से 94 सीटें एमआईएम को मिली हैं। अब देखिए आपको महाराष्ट्र में दिखाता हूं कहां कहां, यानी 29 नगर निगम पर चुनाव हुए और उस पर आज नतीजे आए, कहां कहां भगवा परचम लहराया है। यह है महाराष्ट्र का नक्शा आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा नागपुर, पुणे और मुंबई में भगवा लहरा गया है। अगली तस्वीर देखिए, पिंपरी चिंचवाड़, नवी मुंबई में भी और ठाणे में भगवा लहरा गया है। नासिक, अकोला, संभाजी नगर में भी भगवा परचम। मीरा भयंदर, पनवेल और कल्याण डोंबिवली भी भगवा हो गया मैप। सोलापुर, जालना, अहिल्या नगर भी, इन नगर निगम में भी भगवा लहरा गया है। जलगांव, वसई विरार, कोल्हापुर में भी भगवा, पूरा नक्शा देखिए भगवा हो रहा है। छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़, उल्लासनगर, यहां भी भगवा लहराया, यानी बीजेपी आगे रही जीत के करीब। धुले, जलगांव और चंद्रपुर, लगभग 29 में 26 नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा किया है। अहमदनगर शामिल है इसमें, मालेगांव, परभणी शामिल है। लातूर में देखिए सिर्फ लातूर है जिसमें दूसरे दलों को मौका मिला है, कांग्रेस को। परभणी और मालेगांव भी इसमें शामिल है जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नंबर 1 तो एकनाथ शिंदे नंबर 2 रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुंबई वासियों ने इस बार चुनाव में ये डेवलपमेंट के एजेंडा को चुना है, डेवलपमेंट को चुना है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है और जो एंटी डेवलपमेंट है उसको नकार दिया है। और मैं जरूर से कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। ये मैंडेट जो है, ये कॉल जो है, ये मुंबई के विकास के लिए दिया गया है। जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास मुंबई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने किया है, हमने यहाँ पे भले मेट्रो नेटवर्क हो, मेट्रो रेल नेटवर्क हो, कोस्टल रोड हो, उसी के साथ ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मुंबईकरों के लिए अर्पित करके मुंबईकरों का विश्वास जीता है और ये मैंडेट मुंबईकरों का मुंबई के विकास के लिए उन्होंने दर्शाया है। अब इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जीत की बधाई दी कार्यकर्ताओं और नेताओं को। लेकिन सोचिए विरोधी क्या कर रहे थे। विरोधी सवाल उठा रहे हैं इस जीत के बाद और वो कह रहे हैं कि ये जीत फर्जी है। उन्होंने इस तस्वीर पर सवाल उठाए कि जो स्याही लगाई गई थी वो स्याही भी पोंछ दी गई है, आखिर फर्जीवाड़ा हुआ है। हाँ मग तू इकड़ी है ना, मी साखर कुठे आम्ही। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बधाई दी और विरोधी क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की ऊर्जावान जनता ने एनडीए के सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। हमारी विकास की राजनीति को जनता ने पसंद किया है और तरक्की की रफ्तार बढ़ाने का जनादेश दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, चुनाव आयोग का लोगों से हेराफेरी करना यह दिखाता है कि लोकतंत्र से भरोसा कितना उठ चुका है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। तरुण चुग कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। यह जीत पाक सेना की धुन पर नाचने वालों को सबक है। महाराष्ट्र का नतीजा राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है। संजय राउत कह रहे हैं, मुंबई की पीठ पर छुरा घोंपा गया है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो झूठे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है। किरीट सोमैया कह रहे हैं, उद्धव को 33% मियां भाई के वोट मिले। इस चुनाव में एमएनएस का अंत हो गया है। अगले चुनाव तक उद्धव की पार्टी का भी सफाया हो जाएगा।
अखिलेश ने कहा बीजेपी को हराना है तो उसी को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। कैसे एजेंसियों को लगाकर डेटा चोरी करना है यह भी सीखना होगा। और जब बीजेपी को लगता है कि वो हारने लगेंगे तो वो सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने लगते हैं। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं मुंबई की जनता ने ड्रामे की राजनीति नहीं, बदलाव, जवाबदेही और विकास को वोट दिया है। मुंबई की राजनीति में सिर्फ दो भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और उनका सरनेम विकास है। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बोलेंगे कि बीजेपी से सीखना है, प्रोफेशनली चुनाव लड़ना है। अगर आप पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से अच्छा चुनाव लड़ना पड़ेगा। डेफिनेटली ये 100 साल संघ के भी पूर्ण हुए हैं इस बार। ये भी एक उस बात का बहुत बड़ा परिचायक है कि जो सनातन की सभ्यता है, मूल है, संस्कृति है एवं सबका साथ सबका विकास है, जो मोदी जी का जो पैटर्न है वो सबको मन में भाया, विकास का एजेंडा लहराया। पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। तो निश्चित रूप से मोदी जी, देवेंद्र जी, डबल इंजन सरकार और खासकर महाराष्ट्र में बात करें तो देवेंद्र जी का डेवलपमेंट का विजन यही महाराष्ट्र जनता ने उसको स्वीकारा है। ये दर्शाते हैं कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे, नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। जो लोग राजनीति घर से करते हैं और सोचते हैं कि सरनेम के आधार पे वोट मिलता है, ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का और जनता ने उनको नकारा है। अफसोस की बात ये है कि जब आप समझे और ऑन ग्राउंड काम करें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, SIR को टारगेट कर रहे हैं, कभी EVM को टारगेट करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं। अपनी कमी उनको दिख नहीं रही। अब देखिए सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जीत हुई, लेकिन ये बड़ी जीत हुई कैसे? देवेंद्र फडणवीस ने कैसे BMC पर परचम लहराया? देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश की गई, मराठी बनाम गैर मराठी की लड़ाई भी हुई। सुनिए जरा तब उन्होंने क्या कहा था NDTV से बात करते हुए। देखिए, हिंदुत्व और मराठी ये अलग नहीं हो सकता। वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मराठी और मुस्लिम अलायंस तैयार करेंगे। इसका ये जवाब है कि भाई मराठी को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। मराठी आदमी भी तो हिंदू है ना, उसमें भी तो हिंदुत्व है ना। हम सब हिंदुत्ववादी, हम सब मराठी है, वो अकेले थोड़ी मराठी है। मैं कहा राजस्थान से थोड़ी आया, मैं कहीं गुजरात से थोड़ी आया हूं, मैं यहां कहीं पैदा हुआ हूं, मैं मराठी हूं, कई पुश्तों से मराठी हूं। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बीजेपी ने कैसे उद्धव का किला ढाया है। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस थे। मुंबई से नागपुर और पुणे तक प्रचार और रणनीति उन्होंने बनाई। इस चुनाव में बीजेपी का कोई केंद्रीय नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा, यानी बीजेपी ने फडणवीस को प्लान बनाने के लिए खुला छूट, खुला हाथ और फ्री हैंड दिया था। फडणवीस ने ही तय किया कि कहां शिंदे के साथ चुनाव लड़ना है, कहां अकेले लड़ना है, कहां अजित पवार को साथी बनाना है। प्लान बनाने के साथ ही फडणवीस ने ग्राउंड पर भी कड़ी मेहनत की। 37 रैलियां और जनसभाएं की, 33 इंटरव्यू के जरिए जनता से बात की। मुंबई के डिब्बा वालों से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वो लोगों से सीधे जुड़े और महाराष्ट्र की जनता को तरक्की और काम का भरोसा दिलाया। ठाकरे बंधुओं ने उत्तर भारतीयों पर हमले किए और मराठियों पर डोरे डाले। फडणवीस ने बड़ी बुद्धिमानी से इसे मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की हर रैली में फडणवीस ने इसे मुद्दा बनाया। यह संदेश दिया कि ठाकरे ब्रदर्स निकाय चुनाव जीते तो गुंडागर्दी करेंगे। बतौर सीएम फडणवीस की छवि का भी महाराष्ट्र में बड़ा असर पड़ा है। जानकारी मानते हैं कि फडणवीस ने लोकसभा की हार से सबक लिया। लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती। फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन वो रुके नहीं।
आरएसएस के साथ समन्वय बढ़ाया और सीट बंटवारे पर फोकस किया। फडणवीस ने उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जहां हार मिली थी और यही उनके जीत का मंत्र बना। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई है। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है। अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जो हमने सोचा था वही हुआ है, हमको बस पूरा विश्वास था। हमने कहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आएंगे इन चुनावों में। अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आए और जो हमने कहा वो हम कर दिखा पाए और लोगों ने हमारे बातों पर, हमारे वचनों पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। तो ये विकास के हमारे अप्रोच की जीत है, ऐसा मैं कहती हूँ। बीजेपी को जो वोट मिला वो मराठी लोगों का कम मिला है। बीजेपी को वोट जो मिला होगा वो उत्तर भारतीयों को मिला था, क्योंकि उत्तर भारतीय मेयर बनेगा वगैरह ऐसी भी बातें की गई थी और उत्तर भारतीयों ने उनको मत दिया होगा। ऐसा जो महानगर पालिका का क्षेत्र है जहाँ इन्होंने पैसे नहीं बांटे, तो ईडी क्या कर रही है, समझे ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो परिणाम छोड़ो, ये अगर दुर्भाग्य है तो इन्होंने कहा एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी रहेगी। आपने नोटबंदी की तो ये पैसे रोक में कैसे आते हैं। अब सवाल यह है कि विरोधी खेमे में हाल क्या है। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं, हार के बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जब रुझान आ रहे थे तो क्या स्थिति थी। अमूमन जब जीत होती है तो यहां ठीक ठाक संख्या में कार्यकर्ता नजर आते हैं। मातोश्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन आज सन्नाटा पसरा था, दरवाजे पर कोई नहीं था और पत्रकार भी कम दिख रहे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कांग्रेस दफ्तर में क्या हाल था। यह हाल था, एक शख्स नजर नहीं आ रहा था, सन्नाटा पसरा था, नेता न कार्यकर्ता। नतीजे इस तरह के आए। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स के लिए झटका कैसा है ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके लिए तो किला ढहने जैसा है। उनका जो किला था दशकों से, वो किला ढहा है। बीएमसी पर ठाकरे परिवार का 1996 से कब्जा था। 2017 में आखिरी चुनाव में शिवसेना का मेयर बना था और शिवसेना में टूट के बाद बीएमसी का यह पहला चुनाव अब हुआ। इससे पहले उद्धव शिंदे के हाथों पार्टी गंवा चुके। शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। विधानसभा चुनाव में भी उद्धव को करारी मात मिली। आखिरी किला बीएमसी ही ठाकरे परिवार का गढ़ बचा था। इसके लिए उद्धव ने खास रणनीति बनाई थी। कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन तोड़कर राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया। मराठी वोटरों को लुभाने के लिए उद्धव ने दांव चला। करीब 20 साल बाद ठाकरे के नाम पर दोनों साथ आए। शिंदे उद्धव की पार्टी पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे को मिल चुका है। बीएमसी में हार का मतलब मराठी मानुष का समर्थन भी नहीं मिला और इस जीत के बाद शिंदे के साथ फडणवीस की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। बीएमसी में हार का मतलब ठाकरे परिवार का जो आखिरी किला था उसका भी यह हाल हो गया। राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को कोई फायदा नहीं हुआ है। आखिरी वक्त में राज के साथ गठबंधन को वोटरों ने नकार दिया। लोगों को यह गठबंधन मौका परस्ती जैसा लगा। उद्धव राज का मराठी मानुष कार्ड भी इस बार नहीं चला। फडणवीस ने चुनाव के दौरान खुद को मराठी बताया। राज के साथ जाने से उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर भी नाराज हो गए। इससे उद्धव का बीएमसी का किला बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया और बीजेपी शिंदे उद्धव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार घेर रहे थे। उद्धव को बीएमसी चुनाव में भी उसका नुकसान झेलना पड़ा। यह वजह रही किला ढहने की। लेकिन किला ढहने में, ढहाने में मैं कहूंगा उद्धव के लिए
जो बराबर का साथी रहा, जिसने और बड़ी भूमिका निभाई उद्धव को हराने में और हरवाने में, वो कौन था? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ गए। जानकार कहते हैं उद्धव ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि राज ठाकरे को अपने साथ ले लिया। राज ठाकरे की बयानबाजी हो, राज ठाकरे के हमले हो, वो ऐसे थे जिसने उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाया। ये आप देख रहे हैं, अन्नामलाई पहुंचे थे, अन्नामलाई चुनाव प्रचार कर रहे थे और अन्नामलाई के चुनाव प्रचार पर राज ठाकरे ने सवाल उठाया था। अन्नामलाई को आइए आपको सुनवाऊं। राज ठाकरे ने कहा था रसमलाई, जरा सुनिए। युपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. युपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी. अब देखिए जरा, अन्नामलाई को रसमलाई कह रहे थे, अब सोशल मीडिया पर हार के बाद लोग रसमलाई परोस रहे हैं। ये बीजेपी उड़ीसा का देखिए ट्वीट है, रसमलाई परोस दी है, लिख दिया #BMC रिजल्ट। राज ठाकरे को जवाब है। अब राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? राज ठाकरे की आज तस्वीर सामने आई नतीजे आने के बाद। नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 18 पार्षद रुझानों में आगे थे और नतीजों में बदले। अब देखिए जरा, अब राज ठाकरे का होगा क्या? सवाल ये है, राज ठाकरे सारे मैच हार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। वैसे राज ठाकरे कार्टूनिस्ट हैं, इसीलिए क्रिएटिव ग्राफिक्स उनके लिए। उधर जरा आप पहले स्कोर बोर्ड देखिए। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो 1 सीट, 19 में विधानसभा में 1 सीट और 24 में 0। ये राज ठाकरे का रिपोर्ट कार्ड है। राज ठाकरे इस चुनाव में भी पुराने अंदाज में उतरे थे, अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में थे। मराठी अस्मिता के नाम पर वो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन इस चुनाव में राज को बहुत बड़ा झटका लगा। राज ठाकरे का 22 शहरों में सोचिए खाता तक नहीं खुला है। मुंबई में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके। राज ठाकरे 2005 में मातोश्री छोड़कर गए थे। 2006 में राज ने MNS पार्टी बनाई और उनकी पार्टी को शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता था कभी। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी को बड़ी जीत मिली। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 13 उम्मीदवार जीत के आए। राज ठाकरे गदगद थे। 2012 की नासिक महानगर पालिका में भी MNS सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 14 के विधानसभा चुनाव में MNS का सिर्फ एक विधायक जीता। 19 चुनाव में MNS किसी तरह खाता खोल सकी, लेकिन 24 चुनाव में उनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। सोचिए, तब MNS को सिर्फ 1.55% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में राज के बेटे तीसरे नंबर पर रहे, बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। MNS पर पार्टी की मान्यता खोने का खतरा मंडराने लगा था। पार्टी की मान्यता रद्द होने पर चुनाव चिन्ह भी बदल जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी MNS कोई कमाल नहीं कर सकी। इस हार के बाद राज के लिए वापसी बेहद मुश्किल होगी। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे के साथ कौन जाना चाहता है? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो देखिए नुकसान क्या हुआ। महाराष्ट्र का नक्शा आपके सामने है। महाराष्ट्र में देखिए मराठी वोटर 30% है, तो राज और उद्धव साथ आ गए तो हो सकता है कोशिश थी कि मराठी वोटर को जोड़ लेंगे, लेकिन राज ठाकरे के साथ आते ही उत्तर भारतीय वोटर भाग गया उद्धव से, क्योंकि राज ठाकरे तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करते हैं, तो उत्तर भारतीय क्यों वोट देगा? राज ठाकरे अजान और मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं, तो मुस्लिम वोट भी राज ठाकरे के उद्धव के साथ आने से भाग गया। गुजराती और मारवाड़ी, क्योंकि वो मराठी की बात करते हैं, मराठी बोलने, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो गुजराती और मारवाड़ी भी भाग गया। और अन्य कितना उद्धव के पास आया वो नतीजों में आपके सामने। ये बड़ी वजह है राज उद्धव के साथ आए और ये हार हुई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कैसे ठाकरे बंधुओं ने पूरे हिंदू वोटों को डिवाइड करने का प्रयत्न किया, भाषा के नाम पे मराठी और हिंदी विवाद खड़ा किया, और जिस तरीके से वो जिहादियों के सामने टोटल सरेंडर हो गए,
चंद मुस्लिम वोटों के लिए, वह पूरे मुंबई ने प्रचार के दरमियान देखा है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए जिहादियों के प्रभाव और दबाव में आकर उन्होंने हमें बांटने की कोशिश की, कोई नहीं बटा। मुंबई कर जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन ये माफिया लोग हो, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सेना, उनको लाके डराते थे, माफियागिरी करते थे, धमकाते थे, हाथ पैर तोड़ते थे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की। कहना पड़ा मुस्लिमों को, मैं मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू करूंगा, मस्जिद के पैसा डबल कर दूंगा। मुंबई करने सबक सिखाया। तो सत्ता में आने के लिए एडजस्टमेंट करने का सबको अधिकार है, उसके मुताबिक ठाकरे बंधु एक साथ आए थे। लेकिन जिस तरह उनको लगा था कि भाई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ठाकरे बंधु एक साथ आने से जो उत्तर भारतीय वोट है, दूसरा गुजराती वोट है, साउथ इंडियन वोट है, उनको नहीं मिल पाया। ठाकरे बंधु एकत्रित आने हो या कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों एकत्रित आने हो, इसमें लोगों का हित नहीं, मराठी भाषियों का हित, मुंबई का हित नहीं, अपना ही स्वार्थ है। ये लोगों को रजिस्टर करने में हमेशा से हुए, लोग भी इतने होशियार बन गए हैं कि लोगों को ये ध्यान में आया कि अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। और बड़ी चीज आपको बताऊं, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, उसके बाद से बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन सोचिए, इकलौती बीएमसी ही बची थी जहां बीजेपी की गद्दी पे नहीं बैठी, इस कुर्सी पर नहीं बैठी। अब बीजेपी का मेयर पहली बार होगा तब से। अब बीएमसी पर 1996 से ठाकरे परिवार का कब्जा रहा। शिवसेना के लिए यह सत्ता का प्रमुख केंद्र रही है। शिवसेना हमेशा से बीएमसी पर कंट्रोल रखती थी। 2022 तक शिवसेना का मेयर चुना जाता रहा है। और दरअसल शिवसेना की सियासत मुंबई से शुरू हुई, इसका मजबूत सियासी आधार भी यहीं पर। बीएमसी में करारी हार के बाद अब यहां बीजेपी का मेयर बैठेगा। उद्धव ने बीएमसी में जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया। यह उद्धव के लिए किसी झटके से कम नहीं। फडणवीस ने शिंदे के साथ यहां मजबूत घेराबंदी की। सरकार में सहयोगी एनसीपी को यहां एक भी सीट नहीं दी और इस वजह से अजित पवार ने यहां अपने उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना में बगावत के बाद कई पार्षद शिंदे से जुड़ गए। उद्धव को यहां फिर से कई जगहों पर नई उम्मीदवार तलाशने पड़े। कांग्रेस के भी अलग चुनाव लड़ने से उद्धव की राह मुश्किल हुई। हालांकि शिंदे सेना से ज्यादा सीटें उद्धव के पास। उद्धव की पार्टी अब बीएमसी में मुख्य विपक्षी भूमिका में रहेगी। यह कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी। लेकिन सोचिए, पूरा देश बीएमसी की इतनी बात क्यों कर रहा है? मुंबई में बड़े बड़े नेता बीएमसी चुनाव जीतने पर खुश क्यों है? उसके पीछे बड़ी वजह है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी वजह है वहां का पैसा, बड़ी वजह है बीएमसी की कमाई। क्योंकि बीएमसी का जो बजट है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का है और इतना बजट देश के कई राज्यों का भी नहीं है जितना बीएमसी का बजट है। न सिर्फ देश के कई राज्य बल्कि दुनिया के कई देश भी ऐसे हैं जिनका बजट उससे कम है। देखिए, बीएमसी का बजट है 74,427 करोड़। हिमाचल प्रदेश का बजट भी कम है, 58,000 करोड़ है सिर्फ। अगला राज्य देखिए जरा, अरुणाचल का बजट यानी राज्य का बजट भी बीएमसी से कम है, सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम है। अरुणाचल का बजट 39,882 करोड़ है। मणिपुर का बजट 35,000 करोड़ के आसपास है। अगला राज्य देखिए, त्रिपुरा का बजट भी 32,423 करोड़ रुपए है। गोवा का बजट 28,162 करोड़ रुपए है। बीएमसी के आगे सब बौने। सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ है। लद्दाख का बजट 4,692 करोड़ है। दिल्ली नगर निगम भी बीएमसी से पीछे 16,530 करोड़। यह बताता है कि कितने पीछे हैं बीएमसी के मुकाबले दूसरे राज्य। अब नागपुर नगर पालिका देखिए, सिर्फ 5400 करोड़ का बजट है। यह है बीएमसी की हकीकत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नीतीश राणे क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई के मेयर पर। पूरी जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। अब देखिए जरा, एक शख्स जिसकी चर्चा नहीं हो रही है लेकिन उसने बड़ी जीत हासिल की है। असदुद्दीन ओवैसी
उनके भाई अकबरुद्दीन और पूरी पार्टी बड़ी मेहनत के साथ महाराष्ट्र में प्रचार और प्रदर्शन कर रही थी और उसका फायदा भी मिला। रैलियां की हैं, सभाएं की हैं असदुद्दीन ओवैसी ने बुरके वाली पीएम का मुद्दा भी उछाला, उससे ओवैसी को फायदा हुआ। अब देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र में कहां और कितनी जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर में 33 सीटें जीती हैं, मालेगांव में 21 सीटें जीती हैं, नांदेड़ में एमआईएम ने 13 सीटें जीती, अमरावती में 11 सीटें जीती हैं, धुले में 10 सीटें जीती हैं, सोलापुर में 8 सीटें जीती हैं, मुंब्रा में 5 सीटें, गोवंडी में 4 सीटें एमआईएम ने जीती हैं, अहमदनगर में 2 सीट, जालना में 2 सीट, परभड़ी में 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी बंधुओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों भाइयों ने तूफानी प्रचार किया, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह बयानबाजी और रैलियां की। 15 तारीख को महाराष्ट्र में पतंग यानी उनकी पार्टी को जिताने की अपील की और जब नतीजे आए तो वाकई पतंग ने कई उम्मीदवारों की डोर काट दी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुंबई में 2 मुस्लिम नेताओं के झगड़े का ओवैसी ने फायदा उठाया। सपा के अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर ओवैसी ने बीएमसी की 4 सीटें जीती हैं। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कई सीटें जीतकर संदेश दिया, अल्पसंख्यक और शहरी इलाकों में एमआईएम की पैठ तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा लोकसभा में भी ओवैसी का दावा मजबूत होगा। इससे सुनिए जरा इस जीत के बाद एमआईएम के नेता क्या कह रहे हैं। नेता उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी, सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और यही देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। लोगों की मोहब्बत आप देखते थे, सभाओं के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग आते थे और वो लोगों ने उस तादाद में जो आए जन सैलाब वो वोट में कन्वर्ट हुआ है और आज उसका नतीजा सबके सामने है कि इतना बीजेपी वे उसके अंदर हमको, और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। उन्हीं की दुआ, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और आइए चुनावी जंग के बाद अब असली वाली जंग की तरफ चलते हैं। मोदी के दोस्त संकट मोचक बन गए हैं। जो जंग ईरान और अमेरिका के बीच होने की संभावना थी वो जंग किसने रुकवाई आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए जरा भारत में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये लद्दाख की तस्वीर कारगिल की आप देख रहे हैं। तुम हमारा सर कलम तो कर सकते हो, हमें झुका नहीं सकते। लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या सिस्तानी। दूसरी तरफ देखिए एक और तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम से आई, जहां शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और खामनेई के लिए प्रदर्शन किया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई कश्मीर से। श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर उतरे। जम्मू कश्मीर से खासतौर से खामनेई के समर्थन की तस्वीरें आई। जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है, सैयद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। अमेरिका मुर्दाबाद जिंदा है, रहबर के फरमान पे। तो शिया समुदाय के लोग हैं वो आयतुल्लाह खमनेई को अपना नेता भी मानते हैं, धर्मगुरु भी मानते हैं, लेकिन इस बीच जो जंग की संभावना थी वो जंग रुकती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी के दोस्त और कौन वो 4 लोग हैं जिन्होंने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी।
no need to feel down. ईरान में हिंसा का तांडव हो रहा था। दोनों ओर से हमले और पलटवार की जुबानी जंग शुरू हो चुकी थी। उपद्रवियों को फांसी पर लटकाने की तैयारी में थे खमनेई, तो दूसरी तरफ ट्रंप किसी भी वक्त बम गोले बरसाने को बेताब थे। लेकिन तभी पुतिन ने बस 2 फोन घुमाए, एक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को और दूसरा ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन को। मोदी के दोस्त पुतिन ने शांति का संदेश दिया तो मुस्लिम मुल्कों ने भी ईरान को ट्रंप के क्रोध से बचा लिया। जंग की आशंका खत्म हो रही है, लेकिन धमकियों का दौर चालू है। राष्ट्रपति को आज ये जानकारी मिली है कि कल होने वाली 800 फांसी की सजाएं रोक दी गई हैं। राष्ट्रपति और उनकी टीम इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प खुले हैं। जो गलती आपने जून में की थी उसे दोबारा ना दोहराएं। अगर आप एक विफल अनुभव को आजमाते हैं तो आपको फिर वही परिणाम मिलेगा। ईरान हो या अमेरिका, पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं और सरेआम एक दूसरे को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप के संभावित अटैक प्लान पर बड़ा ब्रेक लग गया है। तो क्या ईरान बाल बाल बच गया है? अब देखिए, क्या जिस जंग की आहट थी वो जंग रुक गई है। और ये जो दुनिया के नेता आप देख रहे हैं, इन्होंने जंग रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। क्या देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग टालने के पीछे है ये 4 देश। इनमें सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान शामिल हैं। इन्हीं 4 खाड़ी देशों ने ईरान और अमेरिका का टकराव रुकवाया है। इसमें पुतिन का भी रोल है। इसके लिए मध्यस्थ देशों ने ईरान अमेरिका से लगातार बातचीत की। सऊदी के अफसर ने कहा कि ट्रंप को हमला ना करने के लिए समझाया है। ट्रंप को कहा गया कि अगर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ जाएगा, इससे पूरे खित्ते में विनाशकारी परिणामों का रास्ता खुल जाएगा। खाड़ी देशों ने ईरान को भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले ना करने को कहा। यह कहा कि हमला करोगे तो क्षेत्रीय देशों में हमेशा के लिए संबंध बिगड़ेंगे। लेकिन ट्रंप इसलिए भड़के थे क्योंकि प्रदर्शनकारियों को फांसी होनी। तभी ईरान को यह भी समझाया गया कि फांसी का फैसला टाल दे, जिसके बाद ईरान ने करीब 800 लोगों की फांसी पर रोक लगा दी। उधर पुतिन ने भी इजराइल और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। पुतिन ने नेतन्याहू और पेजेश्कियन से फोन पर कहा, तनाव मत बढ़ाओ। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद अमेरिका ईरान मान गए। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने हमले का विकल्प ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि अमेरिका के 4 देशों से रणनीतिक और कारोबारी संबंध है। पिछले साल ट्रंप ने सऊदी अरब से 54 लाख करोड़ का समझौता किया। इसमें सबसे बड़ा हथियार पैकेज और तकनीक समेत कई डील शामिल है। कतर और अमेरिका के बीच पिछले साल 22 लाख करोड़ का सौदा हुआ। मिस्र को तो यूएस सालाना 1,17,000 करोड़ की सैन्य मदद करता है। ओमान अमेरिका में 2024 में करीब 9,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। तो जितने कारोबारी मुल्क अमेरिका के साथ कारोबार कर रहे थे लाखों करोड़ का, उन्होंने ही दबाव बनाया तो ट्रंप रुके। सुनिए ईरान क्या कह रहा है। हम सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ भाईचारा और दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन इन देशों में स्थित आपका कोई भी सैन्य बेस सुरक्षित नहीं होगा। हम सलाह देते हैं वापस चले जाएं, इससे आगे न बढ़ें। अगर हम आगे बढ़े तो फिर युद्ध विराम जैसी बातों की कोई चर्चा नहीं होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, न कि सिर्फ लंबी लंबी बातें करने वाले। जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि नरसंहार को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। ईरानी जनता की आर्थिक बदहाली और उनकी स्वतंत्रता के दमन के लिए पूरी तरह से ईरान की सरकार जिम्मेदार है और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। With hundreds of thousands, if not millions. पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को जानबूझकर हिंसक दंगों में बदल दिया गया। सिर कलम करने और लोगों को जिंदा जलाने और पुलिस अधिकारियों को पीट पीट कर मार डालने जैसी घटनाएं हुई। इस रक्तपात के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ईरान ना तो तनाव बढ़ाना चाहता है, ना ही टकराव, लेकिन ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब निर्णायक, संतुलित और कानूनी तरीके से दिया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जंग रुक गई। अब ईरान और अमेरिका नहीं भिड़ेंगे, तो उनकी फिक्र जो भारतीय वहां मौजूद थे सुरक्षित है। उन भारतीय लड़कियों ने बाकायदा वीडियो बनाकर अपने माता पिता को संदेश भेजा है, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है, कि हम यहां सुरक्षित हैं।
University of Medical Science. We are in Iran. We are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. We will contact you as soon as our internet facilities will be restored. So for some. अब देखिए जरा क्या करते हैं जो भारतीय ईरान जाते हैं और क्या कह रहे हैं वो। ईरान में जिनके भी घर वाले रहते हैं वो निश्चिंत रहें, क्योंकि फिलहाल ईरान अमेरिका में तनाव कम हो रहा है, यानी किसी तरह के हमले की आशंका ना के बराबर है। संभावित युद्ध टल गया तो भारतीय प्रवासी भी सुरक्षित हैं। खुद छात्राओं ने ईरान से वीडियो जारी कर अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे छात्र छात्राएं ईरान में सुरक्षित हैं। छात्राओं ने कहा ईरानी यूनिवर्सिटी में उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन ईरान में रहने वालों के लिए परिजन जो भारत में वो परेशान है, क्योंकि ईरान में इंटरनेट बंद होने से संपर्क नहीं हो रहा है। ऐसे में कई लोगों की बातचीत नहीं हो रही और चिंता बढ़ रही है। ईरान में करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं और इनमें से कम 3,000 भारतीय छात्र इस वक्त ईरान में हैं। दरअसल ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती और उच्च स्तरीय है। भारत में अगर कोई छात्र प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है तो 5 साल के लिए लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक देने होते हैं। ईरान में एमबीबीएस का कोर्स 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है और इसलिए बहुत से छात्र ईरान जाते हैं, वहां मेडिकल की डिग्री लेते हैं और ईरान में जिनके भी घर वाले रहते हैं वो निश्चिंत रहें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वो छात्र क्या कह रहे हैं जो ईरान में। हम गुलिस्तान यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी सभी मांगों को पूरा कर रहा है। कृपया कोई भी अभिभावक परेशान ना हो। जैसे ही हमारा इंटरनेट चालू होगा हम आपसे संपर्क करेंगे, तो तब तक धैर्य रखें। Assalamu alaikum. My name is Abir bin Javed. Assalamu alaikum. My name is Nasir Ali Khan. So I just want to convey this message. मैं अपने सभी भारतीय छात्रों और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम गोरगान में सुरक्षित हैं। गोरगान के गुलिस्तान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्र की ओर से हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं। विश्वविद्यालय हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है और विश्वविद्यालय के अधिकारी नियमित रूप से हमारी जांच करने आते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहाल होगा हम जल्द से जल्द अपने अभिभावकों से संपर्क करेंगे। कृपया शांत रहें और चिंता ना करें। तो देखिए, दो अच्छी खबर, एक जंग रुक गई, दूसरे जो भारतीय वहां हैं वो सुरक्षित हैं। जंग रुक गई लेकिन ट्रंप को आज नोबेल मिल गया। जानकर ताज्जुब करेंगे आप, जिस नोबेल की जिद कर रहे थे वो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल गया। देखिए, जिसे नोबेल मिला था उसने अपना नोबेल ट्रंप को दे दिया, यानी खुद ट्रंप को नहीं मिला किसी को था, ट्रंप को दे दिया। अब ये जो नोबेल दे रही हैं ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार भी हैं। अब देखिए जरा, सोचिए, वेनेजुएला की विरोधी नेता ट्रंप को अपना नोबेल दे रही हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा ले गए, आया, हमला किया और मादुरो को उठा ले गए। अब यही जो विपक्षी नेता है मादुरो की, वो ट्रंप से मिलने पहुंची और उन्हें नोबेल दे दिया, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कुछ साल पहले और वो ही नोबेल इन्होंने ट्रंप को दिया है। ट्रंप इन्हीं को चाहते हैं राष्ट्रपति बनाना। 2025 अक्टूबर में ही मिला, दिसंबर महीने में मिला। अब देखिए, ट्रंप जिसका सोते जागते हर वक्त सपना देख रहे थे वो मिल गया। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे और मारिया मचाडो साथ में अपना नोबेल पुरस्कार लेकर गई। पिछले साल ही मचाडो को शांति का नोबेल मिला था। हालांकि ट्रंप कई बार कहते रहे कि नोबेल उन्हें मिलना चाहिए, मगर अब नोबेल विजेता ने अपना अवार्ड ट्रंप को दे दिया। नोबेल विजेता मारिया ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को यह नोबेल सौंपा, कहा मैंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट कर दिया है। दरअसल वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप की किसी वेनेजुएलाई नेता से आमने सामने पहली मुलाकात है। कहा यह जा रहा है कि नोबेल विजेता मारिया मचाडो राष्ट्रपति की दौड़ में है। नोबेल पुरस्कार सौंपकर वो ट्रंप से अपने नाम पर मोहर लगवाने की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ने अब तक उन्हें नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है, लेकिन मारिया ने कहा है कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा मारिया एक अद्भुत महिला है जिन्होंने अच्छे कामों के लिए मुझे अपना नोबेल पुरस्कार दे दिया है।
ट्रंप बोले हमारे बीच का ये आपसी सम्मान कमाल का है। हालांकि नोबेल समिति ने इस मुद्दे पर पोस्ट कर बयान दिया। समिति कहती है पदक के मालिक बदल सकते हैं, उपाधि नहीं। मतलब भले मारिया ने ट्रंप को सम्मान दे दिया हो, लेकिन वो मारिया का ही रहेगा। सुनिए जरा, ये बड़ा कीर्तिमान केवल राष्ट्रपति की गद्दी के लिए करने वाली मारिया, जिनके लिए नोबेल से ज्यादा राष्ट्रपति की कुर्सी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रही हैं? मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का पदक भेंट किया है। 200 साल पहले जनरल लाफायेट ने साइमन बोलीवोर को जॉर्ज वॉशिंगटन के चेहरे वाला एक पदक दिया था। उन्होंने वो पदक जीवन भर अपने पास रखा। 200 साल के इतिहास में बोलीवर के लोग वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक पदक लौटा रहे हैं। इस मामले में नोबेल शांति पुरस्कार का पदक हमारी स्वतंत्रता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता की पहचान के रूप में है। अब देखिए जरा, नोबेल मिल गया, लेकिन एक जगह ट्रंप की और नजर है, वो है ग्रीनलैंड। ट्रंप दरअसल ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका का राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि ग्रीनलैंड में भी देखिए बाकायदा नेटो फोर्सेस पहुंच रही हैं, यानी नेटो देशों ने अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड पर कब्जे के ऐलान के बाद अमेरिका घिर गया। इस वक्त ट्रंप के फैसले के खिलाफ यूरोप के कई देश खड़े हो गए। दरअसल नेटो के इन देशों ने अपनी सेना की तैनाती शुरू कर दी है। नेटो ने ग्रीनलैंड में कई देशों के सैनिक तो ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। फ्रांस और नॉर्वे के सैनिक अभी ग्रीनलैंड पहुंच गए। ब्रिटेन और जर्मनी के सैनिक भी जल्द पहुंचने वाले हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस ने धमकी देते हुए कहा है कि सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। यूरोपीय संघ में आने वाले ग्रीनलैंड के साथ छेड़छाड़ मत करो, अगर अमेरिका ने हमला किया तो अलग दुनिया बन जाएगी। दरअसल नेटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 32 देश शामिल हैं, जिनमें से अमेरिका, कनाडा को छोड़कर करीब 30 देश यूरोप में। नेटो के ज्यादातर यूरोपीय देश अपने साथी के साथ खड़े हैं। तभी तो डेनमार्क के साथ सैन्य अभ्यास के लिए सेना भेजी गई है, क्योंकि ग्रीनलैंड की सुरक्षा का जिम्मा डेनमार्क के हाथों में है और डेनमार्क लगातार अमेरिकी कब्जे की चाहत का विरोध कर रहा है। यूरोपीय देश सैन्य तैनाती के साथ अमेरिका को संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप को यह बताने की कोशिश है कब्जा किया तो नेटो खतरे में आ जाएगा। कहा जा रहा है ग्रीनलैंड पर हमले की हालत में नेटो टूट सकता है, लेकिन अमेरिका ने कहा इससे ट्रंप के टारगेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोप में तैनात सैनिक राष्ट्रपति की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और न ही इससे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के उनके लक्ष्य पर कोई असर पड़ेगा। तो आप देख रहे थे कि अमेरिका कह रहा उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रीनलैंड पर जो नियत रखते थे वही रखते हैं। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। दुश्मन और चुनौतियां चाहे कितनी भी बलवान हो, अगर आप में उत्साह और जूझने का इरादा है तो जीत आपकी ही होगी। जिंदगी और जंग में कामयाबी का यह फंडा दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। दरअसल शिवाजी बचपन में युद्ध करने और किला जीतने का खेल खेलते थे। बड़े होते होते सच में जंगें लड़ने लगे। देश में तब मुगलों का अत्याचार चरम पर था। तब महाराज शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जंग जीतने के लिए वो वेश बदलकर जनता के बीच जाते और उनकी राय के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते थे। एक बार शिवाजी जंग के दौरान बुरी तरह से थक गए। महल बहुत दूर था, इसलिए पास में एक झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला से कहा, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। सैनिक समझकर बुजुर्ग महिला ने खिचड़ी पकाई और पत्तल पर परोस दी। शिवाजी को जोर से भूख लगी थी तो जल्दबाजी में उन्होंने खिचड़ी के बीच में हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला ली। यह देखकर बुजुर्ग महिला बोली, सैनिक वैसे तो समझदार दिख रहा है, फिर भी शिवाजी जैसी गलती कर रहा है। शिवाजी ने सैनिक के रूप में पूछा, माई कैसी गलती? तो बुजुर्ग महिला ने कहा, जैसे तुम किनारे की ठंडी खिचड़ी की बजाय खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहे हो, वैसे ही शिवाजी भी
पहले छोटे किलों को जीतकर अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा, वो बड़े बड़े किलों को सीधे जीतने की कोशिश में मुंह की खा रहा है। शिवाजी ने इस बात को गंभीरता से लिया, नए सिरे से तैयारी की। फिर शिवाजी औरंगजेब से कोई लड़ाई नहीं हारे और मुगल साम्राज्य के खात्मे की पटकथा लिखी। महान योद्धा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। इंसान को बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।